Okay, so we had understood about this synchronization part. So synchronization is basically a problem, okay, which is the problem is basically a race condition. जो actual इसका जो problem है वो था race condition. जिसका solution लाने के लिए we are using a approach which is called as a critical solution solution. Okay, तो इसका race condition was a problem जिसका solution था critical section. Which we had. नाउ जो क्रिटिकल सेक्शन था उसको इम्प्लीमेंट करने के 4 तरीके थे, उसमें से हमने 3 तरीके को देखे. वन इज अ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, हार्डवेयर सॉल्यूशन, सेमाफोर्स, एंड द लास्ट वन इज मॉनिटर्स. हमने अब तक पहले 3 को देखे. सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में हमारे पास एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन होता है जिसमें हम लोग कोई कोड या लॉजिक लिखते हैं. जब तक किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं होना देना है, टिल दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हम उसे रोक के रखते हैं बाय यूजिंग द व्हाइल लूप और एनी पर्टिकुलर लूपिंग सिनेरियोस. ओके, आप उसको दूसरी और लूप से भी लिख सकते हैं सेम लॉजिक को. ओके, सेकेंडली हमने जो समझा विच वॉज द कंसेप्ट रिलेटेड विद द हार्डवेयर सॉल्यूशन, जिसमें सॉफ्टवेयर के एंड से कोई काम नहीं होगा, काम रहेगा हार्डवेयर का. ओके, एंड द थर्ड वन इज बेसिकली सेमाफोर्स. सॉफ्टवेयर में बहुत सारे सीपीयू साइकिल्स वेस्टेज होते थे. सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम था विच इज द वेस्टेज ऑफ लॉट ऑफ सीपीयू साइकिल्स. हार्डवेयर में सीपीयू साइकिल का वेस्टेज थोड़ा कम हुआ लेकिन मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन थे. ओके, सो इट इज हैविंग मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन. सो डिसाइड नहीं कर पाते कि कोई टेस्ट सेट था, डिसेबलिंग इंटरप्ट था, लॉक एंड की वाला कंसेप्ट था, तो बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट, स्वैप वाला मैकेनिज्म था. तो हम डिसाइड नहीं कर पाते थे कि कौन सा तरीका यूज कर सकते हैं और कोई अपने हिसाब से भी अपना तरीका बना सकता है. ओके, सो देयर आर मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन, दैट वाज द मेजर इशू. सो हमें कोई सिंक नहीं मिल पाती थी. ड्यू टू विच वी हैड मूव टुवर्ड द सेमाफोर, जिसके अंदर से दो ही चीज है. एक आता है वेट एंड आती है ओके, और ये दोनों के दोनों है एटॉमिक ऑपरेशन. दैट्स व्हाट द बेसिक थिंग which we had understood related to. Okay, not able to understand this? So let's try to do some more questions related to this part. जो लास्ट टाइम के कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे, उन क्वेश्चंस को एक बार फोकस करने की कोशिश करते हैं रिलेटेड टू दिस. ओके, ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखो. इट्स अ गेट 2021 क्वेश्चन. इसी साल का क्वेश्चन है ये, और ये एक एमएसक्यू क्वेश्चन है. ठीक है, नॉट कॉम्प्लेक्स बेसिकली. उसमें बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन रहते थे. दैट्स व्हाई वी हैव ड्रॉप. We haven't dropped, but we are having different types of alternatives to be used. Okay, let's try to understand this question quickly.
तो सेमाफोर एस की वैल्यू जो है वो 5 है अपने पास. इट मीन्स व्हाट? इट इज बेसिकली अ काउंटिंग सेमाफोर. ओके, विच इज इनिशियलाइज इन लाइन नंबर 2. तो यहाँ पर मैंने उसको इनिशियलाइज किया है. एंड अ काउंटर विथ अ शेयर्ड वेरिएबल इनिशियलाइज टू 0. So दिस इज अ शेयर्ड वेरिएबल. ये जो है वो एक शेयर्ड वेरिएबल है जो इनिशियलाइज टू 0 है. Assume that the increment operation in line 7 is not atomic. Okay, ये जो है वो एटॉमिक नहीं है. ठीक है, और 5 थ्रेड इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं कॉन्करेंटली. कॉन्करेंटली मतलब 5 थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मतलब आप समझ लो 5 अलग अलग प्रोसेसेस है. थ्रेड मतलब एक प्रोसेस ही समझ लो. 5 अलग अलग प्रोसेस है जो इसको कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट कर रहा है. बीच में से कहीं से भी कहीं पे भी कंटेक्स्ट स्विचिंग हो सकती है. ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन कौन से पॉसिबल आंसर्स यहाँ पर आपके बन सकते हैं. ठीक है, think of the scenario in which you can do context switching from any place within this particular function. तो लाइन नंबर 5 से लेकर लाइन नंबर 10 तक जितना भी है कोड, उसमें आप कहीं से भी कोई भी पर्टिकुलर थ्रेड बीच में कहीं पे भी कंटेक्स्ट स्विच हो सकते. ओके, बेस्ड ऑन दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई द लॉजिक. ओके ओके, सो हमारे पास पैरोप में मान लो पहली थ्रेड है. ओके, एटॉमिक मींस जैसे हमने कहा था कि एटॉमिक ऑपरेशन जब भी होता है इसका मतलब क्या होता है कि उसको सिर्फ एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट कर सकती है. एटॉमिक मींस उसको सिर्फ एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट कर सकती है. जैसे पूरा कोड को वो एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट कर सकती है. ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा नहीं है. जैसे ही उसको होगा बीच में कोई और थ्रेड भी स्विच मार सकती है. ओके, सो 2 बार वेट होगा, 2 बार सिग्नल होगा. है अगर 2 बार वेट लिखा है, 2 बार सिग्नल लिखा है, मतलब 2 बार वेट होगा. ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे एटॉमिक का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जब भी मैं काउंट प्लस प्लस करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली वो क्या करता है? पहले रीड करता है काउंट को,
देन काउंट इक्वल टू काउंट प्लस। ठीक है, हमेशा ये लॉजिक याद रखना, जब भी आप काउंट प्लस प्लस करते हो इंटरनली, भले कोड में आपको एक ही लाइन दिखे, ये इंटरनली हमेशा ये दो लाइन होती है। ओके, एटॉमिक मतलब क्या होगा, ये दोनों एक साथ ही रन होगी। ठीक है, दोनों के बीच में कंटेक्स्ट स्विच नहीं होगा। जैसे हम लोग कहते थे ना कि हार्डवेयर हमेशा एटॉमिक बनाता है। ठीक है, वेट और सिग्नल जो है वो एक एटॉमिक है ऑपरेशन, मतलब वो एक ही थ्रेड पूरा से पूरा एग्जीक्यूट करके ही जाएगी, उसको बीच में से कोई कंटेक्स्ट स्विच नहीं कर पाएगी थ्रेड। ठीक है, ये जो है इसमें कंटेक्स्ट स्विचिंग अलाउड क्योंकि एटॉमिक नहीं है। ठीक है, समझने की कोशिश करो, इसके बीच में कंटेक्स्ट स्विचिंग इज अलाउड इन बिटवीन। अगर मैं बोलता कि ये एटॉमिक है मतलब कंटेक्स्ट स्विचिंग इसके बीच में अलाउड नहीं होता। ओके, सिंपल। तो अभी हम लोग क्या करेंगे यहां पर, अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो मान लो कि पहली थ्रेड है, समझने की कोशिश करते हैं। सेमाफोर एस की वैल्यू 5 है, the semaphore s value is 5। कंसिडर कि मेरे पास पहली थ्रेड है, ठीक है, द फर्स्ट थ्रेड, उसने वेट ऑफ एस को कॉल किया, तो एस की वैल्यू कितनी हो गई 4। कंटेक्स्ट स्विच हुआ सेकंड थ्रेड, उसने भी वेट ऑफ एस को कॉल किया, एस की वैल्यू कितनी हो गई 3। हर वेट क्या करता है, एस की वैल्यू को एक एक से रिड्यूस करता है। ठीक है, फिर थर्ड थ्रेड आई, उसने भी वेट ऑफ एस किया, एस की वैल्यू हो गई 2। फोर्थ थ्रेड, उसने भी वेट ऑफ एस किया, एस की वैल्यू हो गई 1। फिफ्थ थ्रेड, उसने भी वेट ऑफ एस किया। ठीक है, मान लो हर वेट के बाद कंटेक्स्ट स्विच हो गया, हर वेट के बाद कंटेक्स्ट स्विच हो गया, तो इसकी वैल्यू हो गई। अब नो थ्रेड कैन डू नेक्स्ट वेट ऑफ एस, ऑल आर ब्लॉक। इन नेक्स्ट वेट ऑफ एस, उसके बाद सारे के सारे ब्लॉक हो गए। ठीक है, सो एटॉमिक है, लेकिन आफ्टर डूइंग दी वेट हम लोग कंटेक्स्ट स्विच कर सकते हैं, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। वेट इज एन एटॉमिक ऑपरेशन, मतलब जब तक वेट चल रहा है तब नहीं, लेकिन आफ्टर वेट तो कंटेक्स्ट स्विच हो सकता है ना। तो बेसिकली हर कोई क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, क्योंकि हर किसी को जब वो नेक्स्ट वेट ऑफ एक्स एग्जीक्यूट करेंगे तब उसको एस की वैल्यू 0 मिलेगी। ओके, एस वैल्यू 0 मीन्स व्हाट, दे विल बी ब्लॉक्ड और दे विल बी वेटिंग। So based on this, I can say that one of the possible answer is there is a deadlock involving all three. One possible answer which can be possible is A. अब सिमिलरली बी सी डी में से ऐसे अलग अलग सिनारियोस पे कौन कौन से आंसर पॉसिबल हो, थिंक अबाउट इट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट बी। बी कब होगा, व्हेन इज बी पॉसिबल? बी तभी होगा जब एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में एग्जीक्यूशन हो रहा है। जैसे कि थ्रेड T1 आया, मान लो पहली थ्रेड अपने पास आई T1, उसने 2 वेट किया, वेट एस कंटिन्यूस किया, कहीं कंटेक्स्ट स्विच नहीं हुआ। तो जरूरी नहीं है कि हर बार कंटेक्स्ट स्विच होगा। ठीक है, उसने एस की वैल्यू को 2 से रिड्यूस कर दी। ठीक है, 2 वेट है तो 2 से रिड्यूस करेगा, मतलब एस इक्वल टू 3 कर दिया। ओके, काउंट को बढ़ा दिया 1 करके। ठीक है,
सीधा साधा एक सिंपल सा एग्जीक्यूशन आप समझ लो, तो काउंट की वैल्यू हो गई 1, फिर उसने 2 सिग्नल बनाए, वापस एस की वैल्यू हो गई 5। ओके, ये पहला T1 ने किया, सेम उसी तरीके से सेम फॉर ऑल अदर्स। तो हर कोई काउंटर की वैल्यू एक 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 से बढ़ाता रहेगा। सो फाइनली यू कैन से दैट द वैल्यू ऑफ दिस काउंट वुड बी इक्वल टू 5। सो ये तब पॉसिबल होगा, दिस काउंटर, ये काउंट नहीं, ये काउंटर है, तो गलती हो गया तब, ठीक है। तो ये तब पॉसिबल होगा जब हमारे पास सारी की सारी थ्रेड एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में एग्जीक्यूट करेगी, कोई एक दूसरे को ब्लॉक नहीं करेगी, एक प्रॉपर ऑर्डर में जब एग्जीक्यूशन आएगा तब वैल्यू 5 पॉसिबल। ओके, तो हमने देखा एक सिनारियो में हमारे पास डेडलॉक पॉसिबल था जब हर कोई कंटेक्स्ट स्विच कर लेता, ठीक है। उसी केस में दूसरे सिनारियो में हमारे पास वैल्यू 5 पॉसिबल थी। सी ऑप्शन तब हो सकता है, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी के काउंटर की वैल्यू 1 हो सकता है मान लो अपने T1 थ्रेड आई, उसने पहले वेट किया, वेट ऑफ एस, फिर वापस वेट किया, मतलब उसने एस की वैल्यू कर दी 3, ठीक है, 2 बार रिडक्शन करके एस की वैल्यू 3 कर दी। फिर उसने रीड काउंट किया, इसका हमने देखा था कि ये कोई एटॉमिक ऑपरेशन नहीं है, तो उसने क्या किया, काउंटर को रीड कर दिया जिसकी वैल्यू 0। यहां से ये कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया। ओके, यहां से ये कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया। अगर ये कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया लेट्स से T2 के ऊपर, T2 ने एस की वैल्यू 1 किया, काउंटर की वैल्यू 1 कर दी, वापस सिग्नल करके एस की वैल्यू 3 कर दी, दिस इज बाय वेटिंग। उसने वेट अप्लाई करके 2 बार वेट अप्लाई करके एस की वैल्यू 1 कर दी, जो 3 थी उसने 2 बार वेट अप्लाई करके एस की वैल्यू 1 कर दी, फिर सी अप्लाई करके एस की वैल्यू 3 कर दी बाय सिग्नल अप्लाई। सिमिलरली बाकी सब थ्रेड्स आए, T3 उसने सी की वैल्यू कर दी 2, T4 उसने सी की वैल्यू कर दी 4, T5 सॉरी इसने थ्रेड की वैल्यू 3 की, काउंट सी मतलब एक काउंटर समझ लो, पुरानी लिख रहा हूं, इसने वैल्यू कर दी 3, और T5 आया जिसने सी की वैल्यू कर दी। ये सारा की सारा एग्जीक्यूशन हो गया। अब आफ्टर दिस ये इधर चला गया, अब इसने तो 0 रीड करके रखा है, इसने 0 रीड करके रखा है, तो ये क्या करेगा, उसी काउंटर की वैल्यू 1 कर देगा। ओके, यहाँ पर सब जगह पे सिग्नल की वैल्यू 3 हो चुकी होगी, मतलब एस की वैल्यू 3 3 3 3 हो चुकी होगी, फाइनली एस की वैल्यू 5 करके इट विल टर्मिनेट विद द काउंटर। सो ऑल द प्रोसेस आर कंप्लीटेड बट द काउंटर वैल्यू इज बेसिकली 1। ओके, 0 काउंटर की वैल्यू कभी भी पॉसिबल नहीं है, वो तभी पॉसिबल होती है जब सबकी सब डेडलॉक में, डेडलॉक में तो वी कैनॉट से सक्सेसफुल कंप्लीशन। ओके, so that's why the D want to be our answer. Okay, so in this case our answer would be A, B and C. Okay, so कैसे करेंगे इस केस में, तो देखते हैं। देखो हमारे पास क्या है, 2 प्रोसेसेस है, पहले हम P1 की बात करते हैं। P1 में बेसिकली हमारे पास 2 थ्रेड है, एक T1 दूसरी है T2। ओके, सो P1 में हमारे पास 2 थ्रेड है, वन इज T1 अनदर वन इज T2। ओके, अब क्या होगा, हर एक जो पर्टिकुलर थ्रेड है वो क्या करेगी, एक फू को एग्जीक्यूट करेगी, एवरी थ्रेड विल एग्जीक्यूट अ फू, ठीक है। सो फू के अंदर उसका एक वेरिएबल y है विच इज अ लोकल वेरिएबल, जो भी फू को एग्जीक्यूट करेगा y उसका एक लोकल वेरिएबल कंसिडर हो जाएगा।
ठीक है। और ग्लोबल वेरिएबल क्या है? द ग्लोबल वेरिएबल इज एक्स विच इज फॉर एनी प्रोसेस। ठीक है, तो ये पूरी जो है वो प्रोसेस है। प्रोसेस के अंदर 3 थ्रेड है। मेन थ्रेड, थ्रेड 1, इसको हम थ्रेड T1 बोल दो, और दूसरी थ्रेड T2। ठीक है, हर प्रोसेस के अंदर 3 है, तो हर एक प्रोसेस के लिए एक ग्लोबल वेरिएबल है x इक्वल टू 0। ओके, एंड दूसरा, हर एक पर्टिकुलर मेथड फू के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर लोकल वेरिएबल है y इक्वल टू 0। ओके, तो ध्यान से समझने की कोशिश करें। पहले हम प्रोसेस T1 की बात करते हैं, तो y इक्वल टू 0 हुआ, इसने लॉक अक्वायर किया, जो T1 ने L1 को अक्वायर किया। ओके, T1 हैज L1 acquired for this। अगर जैसे उसने L1 को एक्वायर किया, उसने क्या कर दिया, x की वैल्यू 1 से बढ़ा दी, मतलब 1, y की वैल्यू बढ़ा दी और लॉक को रिलीज कर दिया। ओके, उसके बाद y प्रिंट किया तो वैल्यू 1 आ जाए। सिमिलरली T2 भी वही काम करेगा, y की वैल्यू 0 ले लेगा, x की वैल्यू हो गई बेसिकली यहाँ पर 2, y की वैल्यू हो गई 1, देन L1 रिलीज। सो बेसिकली इसने भी y इक्वल टू 1 प्रिंट किया। जैसे ही दो प्रोसेस कंप्लीट होती है, एग्जीक्यूशन कंप्लीट करती है फूका, एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस P1 प्रिंट x इक्वल टू 2। ओके, उसके बाद प्रोसेस P1 ने x इक्वल टू 2 प्रिंट किया। ओके, सो एवरीबडी एबल टू अंडरस्टैंड क्या काम किस तरह से हो रहा है। सो हर बार जो भी प्रोसेस P1 होगा, उसने वैल्यू x की 2 प्रिंट की, और T1 T2 जो है उन दोनों ने y ऑफ की वैल्यू 1 प्रिंट की फॉर प्रोसेस P। ओके, तो बहुत सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है। तो बैरियर क्या है? बैरियर जिसको अगर नहीं पता हो, so barrier is a synchronization construct where a set of process synchronizes globally. There is each process in the set arrives at a barrier and waits for all other to arrive, and then all the process leave the barrier. Let the number of process with the set be 3 and S is a binary semaphore with the usual P and V function. P मतलब wait हो गया, and V का मतलब हो गया basically अपना signal. Consider the following VC implementation of a barrier. ये implementation आपको दिया हुआ है। The variable processor and process let are shared along all the processes। देखो, यहाँ पर आपको बोल दिया गया है कि जो वेरिएबल्स है वो सारी प्रोसेस के बीच में शेयर्ड है। स्पेसिफिकली मतलब ये प्रोसेस के बीच में कोई लोकल वेरिएबल नहीं है। ठीक है, इट्स अ शेयर्ड वेरिएबल फॉर ऑल द प्रोसेस एंड इनिशियलाइज टू 0। In the concurrent program, all the three process call the barrier function when they need to synchronize globally. ओके, सो P और V कुछ भी नहीं है बेसिकली। P का मतलब होता है वेट, हम लोग वेट लिखते हैं ना, दैट इज P, एंड V मतलब सिग्नल। ये गेट के फैकल्टी थोड़े आलसू होते हैं ना, तो बेचारे इस तरह से लिखते हैं। वेट सिग्नल लिखने में थोड़ा आलस आता है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, सो सेम थिंग, नथिंग। ये बैरियर क्या होता है? बैरियर का मतलब ग्रुप एग्जीक्यूशन।
ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने उसकी डेफिनेशन बताई, हालांकि इस क्वेश्चन में बैरियर का अंडरस्टैंडिंग का कोई लेना देना नहीं है स्पेसिफिकली, बट बैरियर यहाँ आया है तो थोड़ा समझा देता हूँ। देखो आइडियली हम लोग क्या होता है, सिर्फ एक ही प्रोसेस को एट अ टाइम रन करते हैं। ठीक है, हम लोग हमेशा कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन में एट अ टाइम सिर्फ एक ही प्रोसेस। ठीक है, लेकिन बैरियर क्या कहता है कि भाई हम लोग सिर्फ एक प्रोसेस को नहीं करेंगे, हम लोग कुछ ग्रुप ऑफ प्रोसेस को एक साथ लेकर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ डेटा है जिसके ऊपर मुझे कुछ वर्क करना है, तो मैं बोल दे रहा हूँ भाई कुछ डेटा को एक प्रोसेस करेगा, कुछ डेटा को दूसरी प्रोसेस करेगा, कुछ डेटा को तीसरी प्रोसेस करेगा। तो वो तीन प्रोसेस के बीच में ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो बेनिफिट क्या मिलता है कि एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वन प्रोसेस आप तीन प्रोसेस को रन कर सकते हैं। तीन तो एक एग्जांपल है जिस क्वेश्चन में दिया, कुछ भी नंबर ऑफ प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो आपका परफॉर्मेंस 3 गुना बढ़ जाएगा। दैट्स व्हाट द कंसेप्ट ऑफ बैरियर। ओके, तो तीन प्रोसेस एक साथ आनी चाहिए। ओके, दे शुड डू द वर्क एंड देन तीनों तीन प्रोसेस को लीड करना, सिंपल। ओके, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोग्राम को एक बार समझ लेते हैं, जिसको भी नहीं समझ में आया ध्यान से यहाँ पर 2 मिनट ध्यान देना, प्रोग्राम को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ओके, बैरियर क्या करता है, पहले मान लो इनिशियली एस की वैल्यू 1। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन में देना चाहिए बट नहीं देके रखा है, तो बाय डिफॉल्ट हमें समझना होगा। ओके, टू डू दिस पर्टिकुलर टास्क, या तो फिर क्वेश्चन में दिया, मतलब ऑप्शन में दिया होगा कि भाई ये वैल्यू 0 होगी तो गड़बड़ होगा, ऐसा कुछ ऑप्शन में दिया। ओके, so initially we can consider the value of s equal to 1. P of s ये अपना डेटा है, मतलब वो क्या करेगा, पहली प्रोसेस आई, उसने s की वैल्यू 0 कर दी। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट्स से पहली प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस मेरे पास आई, उसने s की वैल्यू 0 कर दी। कैसे कर दी, P of s। अब कोई दूसरी प्रोसेस अगर आएगी तो वो हमेशा वेट करेगी। कब तक वेट करेगी, जब तक ये V of s को एग्जीक्यूट नहीं है। तो बेसिकली उसने क्या किया, प्रोसेस अराइव्ड, उसकी वैल्यू 1 कर दी और s को वापस 1 कर दिया V of s। फिर ये वेट करने लगा जब तक प्रोसेस अराइव की वैल्यू नॉट इक्वल टू 3 है। ये वेट करने लगा जब तक प्रोसेस अराइव की वैल्यू 3 नहीं है तब तक। ओके, ये उसके लिए वेट करने लगा। अब सेकंड, मान लो थोड़ी देर के बाद सेकंड प्रोसेस आई, क्योंकि ये हमेशा 3 के ग्रुप में चलता है, एस की वैल्यू 0 कर देगा, प्रोसेस अराइव्ड की वैल्यू 2 कर देगा, वापस एस की वैल्यू 1। थर्ड प्रोसेस आई, एस की वैल्यू 0 कर देगा, प्रोसेस अराइव्ड की वैल्यू 3 कर देगा, ओके, एंड देन एस की वैल्यू 1। अब जैसे ही प्रोसेस अराइव्ड की वैल्यू 3 हो गई, ये तीनों तीन प्रोसेस इस लूप से बाहर निकल जाएगी। ये तीनों तीन प्रोसेस इस लूप से बाहर निकल, ठीक है। तो हमने हमेशा ये मान के रखा है कि भैया इसमें सिर्फ 3 ही प्रोसेस आ सकती है, एंड दिस इज द कंसेप्ट व्हिच इज बीइंग टेस्टेड। ओके, तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना कि हम हमेशा मान के रखा है कि 3 ही प्रोसेस यहाँ पर आ सकती है। ओके, अब उसके बाद क्या करेगा, जैसे ये तीनों तीन प्रोसेस ने वाइल लूप से बाहर आ गया, पी ऑफ एस की वैल्यू कर दी, मतलब उसने एस की वैल्यू 0 कर दी। ओके, प्रोसेस अराइव्ड की वैल्यू, मतलब बेसिकली प्रोसेस अराइव नॉट इक्वल टू 3, तो पहली प्रोसेस गई, पहली प्रोसेस ने पी ऑफ एस एग्जीक्यूट किया, मतलब एस की वैल्यू 0 कर दी। उसके बाद व्हाट इट डिड, उसके बाद उसने प्रोसेस लेफ्ट को प्लस कर दिया, मतलब पीएल को 1 कर दिया। पीएल की वैल्यू बाय डिफॉल्ट कितनी थी, 0 थी, उसने इसको 1 कर दिया। ठीक है, उसकी वैल्यू 3 नहीं है। ठीक है, तो उसने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। ध्यान से समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा ये। ओके, उसके बाद उसने वापस एस की वैल्यू 1 कर दी, किसके थ्रू, वी ऑफ एस के थ्रू। अब वी ऑफ एस पे 1 कर दी, तो वापस जो दूसरी प्रोसेस है, ठीक है, उसने पी ऑफ एस यूज किया, प्रोसेस लेफ्ट की वैल्यू 2 कर दी, ओके, और उसने एस की वैल्यू 1 कर दी। यहाँ से उसने एस की वैल्यू 0 करी थी, यहाँ से उसने एस की वैल्यू 1। ओके, फिर वापस तीसरी प्रोसेस आई, उसने ये सीक्वेंशियल फ्लो समझने की कोशिश की, इसके बीच में इंटरलिविंग तो या फिर कंटेक्ट लिविंग तो हो सकता है। ठीक है,
बट एक सिंपल प्रोसेस समझने की कोशिश करो। एस की वैल्यू 3, उसने पीएल की वैल्यू 3 कर दी। अब जैसे पीएल की वैल्यू 3 हो गई, उसने अराइव्ड और लेफ्ट दोनों की वैल्यू को 0 कर दिया। उसने क्या किया, अराइव्ड और लेफ्ट दोनों की वैल्यू को 0 कर दिया। ओके, सो इसने क्या किया, पीएल इक्वल टू पीए इक्वल टू 0 और वी ऑफ एस, मतलब एस की वैल्यू उसने क्या कर दिया, पॉइंट कर दिया। अगेन 3 ग्रुप ऑफ नेक्स्ट प्रोसेस आएगा। एस की वैल्यू 1 है। ओके, अगेन द 3 ग्रुप ऑफ प्रोसेस आएगी। पहली प्रोसेस आएगी वो पी ऑफ एस पे जाएगी, इसमें प्रोसेस अराइव्ड की वैल्यू 1 कर देगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसने क्या किया है, प्रोसेस अराइव्ड की वैल्यू 0 कर दी है एंड में। ओके, वो वापस आएगा। वापस आने के बाद उसने प्रोसेस अराउंड की वैल्यू 1 की, फिर दूसरी आई 2 किया, फिर तीसरी आई 3 किया। नॉट इक्वल टू 3 तक घूमते रहे, जब तक जैसे ही 3 आ गए आगे बढ़ गए और ये प्रोसेस कंटिन्यू। ओके, तो जो काम हम लोग एक प्रोसेस के थ्रू करते थे, अभी वही काम से 3 प्रोसेस के थ्रू करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपका क्रिटिकल सेक्शन रहता है। ओके, इनसाइड द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन उसने प्रोसेस अराइव की वैल्यू 1 कर दी। सेकेंड प्रोसेस, इसने प्रोसेस अराइव की वैल्यू 2 कर दी। थर्ड प्रोसेस, उसने प्रोसेस अराइव की वैल्यू 3। ये लेफ्ट हो गया, उसने प्रोसेस लेफ्ट की वैल्यू 1। अब जैसे ही वो प्रोसेस लेफ्ट की वैल्यू 1 कर देता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे ही वो प्रोसेस लेफ्ट की वैल्यू 1 कर देता है, वो बी ऑफ एस कर देगा। मतलब एस की वैल्यू को वो क्या कर देगा, 1 कर देगा। ओके, अब कंसीडर की जो फर्स्ट प्रोसेस है, लेट्स से स्टेट P1, ये जो फर्स्ट प्रोसेस है, ये प्रोसेस को बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन की आदत है। तो ये क्या किया है, ये वापस घुस गया इनसाइड द बैरियर। उसने पी ऑफ एस को 0 कर दिया, प्रोसेस अराइव्ड को 4 कर दिया। मतलब बिफोर डूइंग द सेकंड एंड थर्ड, वो वापस गया, उसने प्रोसेस अराइव्ड को 4 कर दिया। ठीक है, और उसके बाद उसने क्या किया, वो इधर वेट करता रहेगा। वी ऑफ एस की वैल्यू, मतलब वी ऑफ एस को एग्जीक्यूट किया, मतलब वो इसी वी ऑफ एस के बाद 1 2 3 4 लाइन फटाफट एग्जीक्यूट कर दिया। वी ऑफ एस मतलब एस की वैल्यू 0, प्रोसेस अराइव्ड की वैल्यू 4, वी ऑफ एस मतलब एस की वैल्यू 1 और प्रोसेस अराइव्ड मतलब उसकी वैल्यू उधर 4 है, तो नॉट इक्वल टू 3 पे कंडीशन 2 है तो वेट करता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस अराइव्ड इक्वल टू 4 पे वेट करता है। उसके बाद यहाँ गया, उसने प्रोसेस लेफ्ट की वैल्यू 2 की, शांति से, कोई दिक्कत नहीं हुआ। उसके बाद इधर गया, उसने प्रोसेस लेफ्ट की वैल्यू 0 थी। अब प्रोसेस लेफ्ट की वैल्यू उसने 0 कर दी और प्रोसेस अराइव्ड की भी वैल्यू 0। ठीक है, वो क्या करेगा, प्रोसेस अराइव्ड को भी 0 करेगा, लेफ्ट को भी 0। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम क्या हो गया कि एक प्रोसेस ऑलरेडी अंदर आ चुकी है। प्रॉब्लम, एवरीबॉडी एबल टू अंडरस्टैंड, वन प्रोसेस इज ऑलरेडी इन बैरियर। फिर भी प्रोसेस अराइव की वैल्यू 0। तो होगा क्या, जब ये जाएगा तो ये प्रोसेस अराइव की वैल्यू को 1 कर देगा। ठीक है, ये दोबारा अगर मान लो इसने एग्जीक्यूट किया, वो प्रोसेस अराइव की वैल्यू वापस यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा, 1 कर देगा। ठीक है, ये भी दोबारा एग्जीक्यूट किया उसने, प्रोसेस अराइव की वैल्यू थी। तो बेसिकली हुआ क्या, ऑल 3 प्रोसेस इन बैरियर फिर भी प्रोसेस अराइव्ड की वैल्यू 2 है, विच इज नॉट इक्वल टू 3। तो तीनों तीन प्रोसेस बैरियर में आ चुकी है, फिर भी प्रोसेस अराइव्ड की वैल्यू 3 है, तो ऑल वुड बी ब्लॉक। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल ब्लॉक। सब यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम के लिए वेट करेंगे, कोई भी इसके जगह आगे बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि हम सिर्फ 3 ही प्रोसेस को अलाउ करते तो चौथी कोई प्रोसेस आएगी नहीं। ठीक है, और एक प्रोसेस जल्दी से एग्जीक्यूट करके वापस।
तो इट्स वेरी सिंपल, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जैसे ही कोई बैरियर पे आता है, कोई भी प्रोसेस जैसे ही बैरियर पे आता है, सबसे पहले उसको वेट करना चाहिए until the process arrived is not equal to 0। उसके बाद उसको P of S एग्जीक्यूट। तो यहाँ क्या किया, P1 प्रोसेस ने तुरंत उसके बाद प्रोसेस अलर्ट की वैल्यू को बढ़ा दिया। तो अगर वो वेट करता जब तक प्रोसेस अराइव नॉट इक्वल टू 0 है, तो 3 होता नॉट इक्वल टू 0, तो जैसे ही P2 और P3 उसके बाद उसकी वैल्यू को 0 कर देते, आफ्टर दैट इट वुड बी एंटरिंग इनसाइड दिस बैरियर। This would be my barrier. Okay. प्रॉब्लम है कि उसने विदाउट चेकिंग कि प्रोसेस ऑलरेडी कोई एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं हो रही प्रीवियस वेरिएंट की, विदाउट चेकिंग दैट उन्होंने डायरेक्ट प्रोसेस अलर्ट की वैल्यू को बढ़ा दिया। ओके, सो दैट वाज द रॉन्ग एंड दिस वुड बी द सॉल्यूशन। Yeah, so for practice basically we need to do lot more questions। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन वी नीड टू अंडरस्टैंड और हर एक क्वेश्चन को कंसेप्चुअली समझना। ओके, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे आपको गेट के क्वेश्चन, नॉन गेट के क्वेश्चन मिल जाएंगे फॉर प्रैक्टिस पार्ट। ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन दिस टाइप ऑफ गेट क्वेश्चन। कैसे करेंगे यहाँ पर, तो प्रोसेस P0 बोला है, P0 विल वेट ऑन S0। तो उसने क्या किया, S0 की वैल्यू 0 कर दी, उसके बाद उसने 0 को प्रिंट किया, उसके बाद रिलीज S1 रिलीज S2। तो उसने क्या कर दिया, बेसिकली S1 की वैल्यू को 1 कर दिया, S2 की वैल्यू को 1 कर दिया। अब उसके बाद इफ इट इज गो टू प्रोसेस P1, वो क्या करेगा, S1 को 0 करेगा, S0 को 1 करेगा, ठीक है। और इट कैन ऑल्सो गो टू द प्रोसेस P2, वो क्या करेगा, S2 को 0 करेगा, ओके, एंड S0 को, ये एक बाइनरी सेमाफोर है तो रिलीज करने के बाद भी उसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। किसी भी कंडीशन में इट कैन अगेन गो टू P0 और इट कैन अगेन प्रिंट वैल्यू 0। जैसे उसने 0 प्रिंट किया, व्हाट इट विल डू अगेन, S1 और S2 दोनों को 1। Again it can, this process P1 P2 can again execute also। ये जो P1 P2 प्रोसेस है ये फिर से भी एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो प्रोसेस P1 P2 कैन बी एग्जीक्यूटिंग एट एनी नंबर ऑफ टाइम, ठीक है। भले यहाँ पे आपको while true ऐसा कोई लॉजिक नहीं बोला है, तो हो सकता है कि प्रोसेस को आप बार बार एग्जीक्यूट कर दो। दिस प्रोसेस इज बीन एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल टाइम, ठीक है। प्रोसेस का कोड में while true नहीं है, बट हो सकता है कि प्रोसेस कभी भी कंटेक्ट स्विच होकर दोबारा भी एग्जीक्यूट हो। अगर ये एग्जीक्यूट होगी देन वापस ये S0 की वैल्यू को 1 कर देगा, अगेन ये पर्टिकुलरली 0 प्रिंट। तो ये कितनी बार प्रोसेस आएगा होगा, वी कैन नॉट एबल टू से एक्सेप्ट, ठीक है। तो कंसेप्चुअली स्पीकिंग हम इसको एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि ये कितनी बार ये होगा, ये प्रोसेस P1 P2 होगा, वो दोबारा एग्जीक्यूट होगी नहीं होगी, वी कैन नॉट से एग्जैक्ट, ठीक है। तो एग्जैक्टली वाले जितने भी ऑप्शंस होंगे वो सारे खाली हो जाएंगे, ओके, एंड दिस वुड बी गुड।
एक्चुअली एटलीस्ट भी सही ऑप्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसका जरूरी नहीं कि एटलीस्ट हो। अगर P1 P2 एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, ठीक है, इस थ्री प्रोसेस में जो P1 P2 है वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, तो वो एक ही बार प्रिंट करेगा। लेकिन अगर P1 P2 एग्जीक्यूट हो गया तो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा वीडियो, ऐसा कुछ क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया है। ठीक है, दूसरी चीज, P1 P2 एग्जीक्यूट हुआ लेकिन उसके बाद कंटेक्स्ट स्विच P0 पे जाएगा नहीं जाएगा भी तो, ठीक है, so we don't know a lot of things, that's why we cannot say that at least twice is also a correct answer, but it exactly हम लोग पक्का गारंटी से नहीं, एटलीस्ट ट्वाइस या वी कैन डू गारंटी कि कभी ना कभी लंबे समय के बाद अगर P0 एग्जीक्यूट हुआ, P1 P2 भी एग्जीक्यूट हुआ, तो 2 बार हो सकता है। ओके, सो दैट्स व्हाई द आंसर वुड बी and also a possibility कि P1 P2 एग्जीक्यूट एक से ज्यादा बार हो। ओके, देयर इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी कि P1 के बाद P0 P0 के बाद P1 इस तरह से कंटिन्यूअस एग्जीक्यूट हो। ठीक है, सो देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटी, लेकिन किसी भी पॉसिबिलिटी में एग्जैक्टली लेना सही आंसर पॉसिबल, इसीलिए हमने सिर्फ कुछ कंडीशंस के बेस पर आंसर नहीं देना है, हमें सारी कंडीशन के बेस पर देखना है। अंडरस्टैंड द पॉइंट? ठीक है, प्रोसेस में कैसे एग्जीक्यूट होगा आपको दिया नहीं हुआ है, so we cannot assume anything. Okay, there can be any possibility, like कभी भी कहीं पे भी कोई भी कंटेक्स्ट हो सकता है, कोई भी प्रोसेस कभी भी एग्जीक्यूट हो सकती है, जैसे हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। ठीक है, उसी टाइप का लॉजिक है, लेकिन हर क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिक दिया था कि इसके बाद ये चलेगा, इसके बाद ये चलेगा, ऐसा कुछ प्रोसेस दिया था। यहाँ ऐसा कोई प्रोसेस नहीं दिया, दैट्स व्हाई वी नीड टू टेक इनटू कंसीडरेशन द बेस्ट केस। ठीक है, एग्जैक्टली सही आंसर नहीं बनेगा, इसलिए हमने उसको एक्सेप्ट किया। ठीक है, अब कभी भी एग्जैक्टली का प्रायोरिटी थोड़ी कम हो जाएगी एज कंपेयर टू, ठीक है, बट द पॉइंट एवरीबॉडी। ओके, तो अपने को क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। पी में मेरे पास 2 जीरो और क्यू में 1 1 प्रिंट हो रहा है। कहने का मतलब क्या है कि पहले मेरा क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए, पी एग्जीक्यूट होना चाहिए, फिर मेरा क्यू एग्जीक्यूट, फिर वापस पी देन क्यू। तो मेरा प्रोसेस हमेशा कैसा चलना चाहिए, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद पी, फिर वापस क्यू, फिर वापस पी, फिर वापस। ठीक है, दिस शुड बी माय स्टैंडर्ड इन व्हिचएवर एग्जीक्यूट। अगर मैं ऑप्शन ए के हिसाब से जाऊं तो मेरा क्या हो जाएगा, पी ऑफ एस एट डब्ल्यू, डब्ल्यू पे मेरा पी ऑफ एस हो जाएगा, बी ऑफ एस एस एक्स, y पे it would be basically p of t and z पे it would be d of, दोनों की इनिशियल वैल्यू 1,
एस इक्वल टू पी इक्वल टू 1। अब ऐसा होगा तो पहले मैं क्यू भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। बाय दिस वे वी कैन एग्जीक्यूट क्यू फर्स्ट ऑल्सो। तो ये ऑप्शन मेरा गलत है। ओके, अगर मैं बी के हिसाब से जाता हूँ, लेट्स से इफ आई गो विद द ऑप्शन बी, तो प्रोसेस सी में मेरा क्या हो जाएगा, पी ऑफ एस बी ऑफ टी 0 0 बी ऑफ टी। क्यू के अंदर इट इज बेसिकली पी ऑफ टी बी ऑफ एस। ओके, एस की वैल्यू 1 है, टी की वैल्यू 0। ओके, ध्यान से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। क्यू पहले नहीं हो सकता, क्यू फर्स्ट नॉट पॉसिबल, क्योंकि पी की वैल्यू इनिशियली 0। तो पहले पी को ही एग्जीक्यूट होना पड़ेगा, पी बी ऑफ टी कर देगा, मतलब पी जब 0 0 प्रिंट कर देगा, उसके बाद इट विल डू बी ऑफ टी। ओके, तो बेसिकली उसने क्या किया, इसको इन्वॉक, क्योंकि इसकी वैल्यू उसने 1 कर दी, पी की वैल्यू 1 कर दी, उसकी वैल्यू 0 है, तो पी बाद में एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकता दोबारा। फिर 1 1 और फिर बी ऑफ एस एग्जीक्यूट होगा। बी ऑफ एस ने क्या कर दिया, एस की वैल्यू 1 कर दी, तो जस्ट इन्वॉक। तो स्टैंडर्ड रूल है, पहले पी ही चलेगा, देन क्यू चलेगा, देन वापस पी चलेगा, देन क्यू चलेगा, एज पर अवर। ठीक है, तो ऑप्शन बी वुड बी दी करेक्ट आंसर। एवरीवन एबल टू अंडरस्टैंड कैसे हमने करेक्ट आंसर ऑप्शन बी निकाला? वी नीड टू आइडेंटिफाई कि हमने हमेशा ये फ्लो मेंटेन। ओके, so this flow is required to be maintained. ओके, यहाँ पर आपको जो इनपुट जो आउटपुट है वो डिफरेंट हो गया। लास्ट टाइम आपका जो इनपुट आउटपुट क्या था, 0 0 1 1 0 0 1 1 बोल के रखा था, यहाँ थोड़ा डिफरेंट हो गया। अभी दिस केस व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ w x y and ओके, आउटपुट भी पता चला। आउटपुट बहुत सिंपल है। आउटपुट में क्या बोला है कि या तो 0 1 रेज टू n 0 हो, या तो 1 0 रेज टू n 1। दिस और दिस शुड बी माय, मुझे हमेशा ये चीज अचीव करनी है। ठीक है, जहां पर जो n है, n इज ऑड। ओके, आई नीड टू अचीव दिस थिंग इन विच द वैल्यू ऑफ n इज बेसिकली। ओके, तो बेसिकली क्या हो सकता है, 0, उसके बाद एक 0 के बाद 3 1 फिर 0, ऐसी कोई सबस्ट्रिंग नहीं बनी। क्या बोल के रखा है, द आउटपुट शुड नेवर कंटेन अ सबस्ट्रिंग ऑफ द फॉर्म 0 1 रेज़ टू n 0। द 0 ट्रिपल 1 0 नहीं बनना चाहिए, या तो फिर 0 1 0 नहीं बनना चाहिए, या 1 0 1 नहीं बनना चाहिए, या 1 ट्रिपल 0 1 नहीं, समथिंग लाइक दैट। ये हमेशा जो बीच का 0 या 1 है जो भी, वो हमेशा आपका क्या होगा, ऑड नंबर में। ठीक है, तो लक्ष्मी बेसिकली ये सिंपल क्वेश्चन है। आपकी कोई भी स्ट्रिंग बने, उसके अंदर 2 0 के बीच में ऑड नंबर ऑफ वंस नहीं होने चाहिए, स्टैंडर्ड रूल। ठीक है, और 2 1 के बीच में ऑड नंबर ऑफ जीरोस नहीं होने। ओके, so let's try to think। अगर मैं ऑप्शन ए लेता हूं, तो मेरे पास कैसे मिलेगा, ये मेरा पी है प्रोसेस, ये मेरा क्यू प्रोसेस है। अब मैंने क्या किया, पी ऑफ एस पे डब्ल्यू कर दिया, मतलब डब्ल्यू पे मैंने पी ऑफ एस कर दिया। ओके, इसने 0 0 को प्रिंट किया, उसके बाद वी ऑफ एस, और क्यू कब एग्जीक्यूट किया, पी ऑफ टी बी ऑफ।
या फिर 1 और देन बी ऑफ टी। ओके, अब इन दिस केस मेरा पहले एस और टी दोनों की वैल्यू 1 है, तो एस पहले होगा, तो मान लो मैंने 0 एग्जीक्यूट किया, यहाँ से इधर भी कंटेक्ट स्विच हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल पहले इधर गया, इधर से इधर कंटेक्ट स्विच हुआ एंड देन आई एम हैविंग अ वैल्यू 1, फिर इधर से इधर कंटेक्ट स्विच भी हो सकता है इंटरनली, तो आई एम हैविंग अ वैल्यू 0 एंड इधर से इधर कंटेक्ट स्विच, तो दो जीरो के बीच में मुझे ऑड नंबर ऑफ वैल्यू। अगर मैं ऑप्शन बी पे जाता हूँ, पी क्यू दो प्रोसेस है, यहाँ क्या कंसेप्ट है, पी ऑफ एस वी ऑफ टी, पी ऑफ एस 0 0 वी ऑफ टी, सॉरी पी ऑफ टी वी ऑफ एस। ओके, और दोनों की वैल्यू इनिशियली 1। ओके, अब यहाँ पर मैं पहले अगर पी ऑफ एस पे गया, पी ऑफ एस वी ऑफ टी, पी ऑफ टी वी ऑफ एस, अगर मैं पहले पी ऑफ एस पे गया तो क्या हो जाएगा? एनीबॉडी कैन बी एबल टू ब्रेक इट हियर? ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी ऑफ एस है एंड वी ऑफ टी है, तो बेसिकली ये दोनों पर्टिकुलर जो जगह है, W पे है पी ऑफ एस, बी ऑफ टी इज एट एक्स, पी ऑफ टी इज एट वाई एंड वी ऑफ एस इज एट जेड। ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर केस हमारा कंसेप्ट कैसा बनेगा? एनीबॉडी? तो देखो, मैं पहले इधर हूँ पी ऑफ एस पे, मैंने इसकी वैल्यू क्या कर दी, 0 कर दी, तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ 0। अब मुझे अगर मुझे उधर जाना है पी ऑफ टी पे, तो मैं पी ऑफ टी को क्या कर लूंगा, 0 करूंगा और मैं 1 को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करो, अगर मेरा पहले पी ऑफ टी गया, उसके बाद आई कुड एबल टू एग्जीक्यूट पी ऑफ टी। ठीक है, तो मैं उसका पी ऑफ टी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, ऐसा। लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि मेरे पास p की वैल्यू 0 थी, तो 0 0 1 1 वाला केस बनता था। इस क्वेश्चन में मेरे पास यहाँ पर सीन क्या बन रहा है कि दोनों की वैल्यू 1 है। ओके, तो क्या करेंगे? और सिमिलरली अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूं, दोनों पे कंपेयर करते हैं। ऑप्शन सी में क्या है, पी ऑफ एस बी ऑफ एस पी ऑफ एस पी ऑफ एस, तो पी ऑफ एस 0 0 बी ऑफ एस, ठीक है, ये प्रोसेस पी पे, और क्यू में पी ऑफ एस 1 1 पी। तो हमेशा पहले मेरा 0 0 एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, या तो एस की वैल्यू इनिशियली 1 है अपने पास। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से समझ लो, एस की वैल्यू इनिशियली अपने पास क्या है, 1 है। तो अगर इसने उसकी वैल्यू को 0 कर दिया, उसके बाद सिर्फ यही वाला पोर्शन एग्जीक्यूट करेगा 0 0। यहाँ पर
जीरो एग्जीक्यूट हो सकता है। आफ्टर दिस जीरो मैं इसको भी वन एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, जीरो वन, अगेन मैं यहाँ पे आ सकता हूँ विच इज जीरो, अगेन मैं यहाँ आ सकता हूँ। ठीक है, तो जीरो वन जीरो मेरी सबसे इधर बन सकती है ऑप्शन बी के हिसाब से। तो बेसिकली हमारे पास सबस्ट्रिंग जैसे बन जाएगी, we would be having a particular substring in which we would be having the concept of 0 1 0, लेकिन यहाँ नहीं बनेगा। यहाँ क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि 0 0 हमने पहले लिया, उसके बाद ये वैल्यू इधर ब्लॉक हो जाएगा, ये कंटेक्ट स्विच होगा तो भी ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि पी ऑफ एस अभी तक है ही नहीं। फिर जैसे ये खत्म होगा उसके बाद ही वन वन आता है। तो हमेशा इवन जीरो होंगे, इवन वन, सिंपल। ये 1 1 0 0 भी हो सकता है, 1 1 1 1 1 1 0 0 भी हो सकता है, मतलब ये पूरा एक साथ भी चल सकता है, ये पूरा भी एक साथ चल सकता है, मतलब अकेला 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1। तो ये हमेशा इवन रहेगा, ये भी हमेशा इवन। एवरीबॉडी एबल टू अंडरस्टैंड द फ्लो? So that's why your answer will be, ठीक है। अगर लास्ट ऑप्शन में भी देखोगे तो बी ऑफ एस बी ऑफ पी, ये तो दोनों को वैल्यू इंक्रीमेंट पहले से ही कर रहा है, ओके, और दोनों की वैल्यू इनिशियली वन है, तो बी ऑफ एस बी ऑफ सी करेगा तो वो कभी भी कहीं पे भी कंटेक्ट हो सकता है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, वी नीड टू रिस्ट्रिक्ट द इंटरलीविंग ऑफ द, जो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में इजीली। लेट्स ट्राई टू डू वन थिंग। सबसे पहले मॉनिटर्स को थोड़ा आगे बढ़ने से पहले, सो मॉनिटर्स इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर गेट, ये मैंने आपको पहले से बोल दिया हुआ है, इट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट फॉर गेट, okay, but let's try to understand about the monitor. So monitor is basically advanced, okay। अब देखो होता क्या है, ध्यान से यहाँ पर समझिए। सेमाफोर, सेमाफोर में हमेशा वी ऑलवेज need to write P of S and V of S in proper sequence। ठीक है, तो अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे, देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या देखा था, पी ऑफ एस और वी ऑफ एस की प्रॉपर किस तरह से हम लोग रखेंगे ताकि हमें प्रॉपर डेटा मिले। सिमिलरली हमने आगे क्वेश्चन किया, उसमें भी पी ऑफ एस वी ऑफ एस को कैसे रखेंगे जिसकी बेस पर आपका डेटा प्रॉपर है। ठीक है, हमने एक और क्वेश्चन बैरियर का किया था जहां पर, जिसमें भी पी ऑफ एस वी ऑफ एस किस तरह से प्रॉपर रखा जाएगा उसी के हिसाब से अपना काम। ठीक है, सो हर बार हर क्वेश्चन में द एंटायर सेमाफोर लॉजिक वर्क्स ऑन दिस टू फंक्शन, वेट एंड सिग्नल, ओके, और वो प्रॉपर सीक्वेंस में होगा। ठीक है, जितने भी हमने क्वेश्चन लिखे सभी क्वेश्चन में इस टाइप का लॉजिक हमने आपको देखा, ओके। तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट इमेजिन कि आप यहाँ पर imagine that you are having 1000 lines of code, ठीक है, 1000 लाइन ऑफ कोड आप लिख रहे हैं। अब उस 1000 लाइन ऑफ कोड में बहुत सारे पी ऑफ एस वी ऑफ एस है, ओके, इट वुड कंटेन मैनी पी एंड वी ऑपरेशन, ओके। एक भी ऑपरेशन अगर उल्टा सुल्टा हो गया, ओके, एनी वन operation you forgot by mistake,
ओके ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, इट वुड लीड टू सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, तो अब तक हमने जितना भी देखा, जितने भी हमने कोड देखा, इसमें 10 लाइन का था, 12 लाइन का था, मैक्स टू मैक्स 15 लाइन का कोड हमने देखा। ठीक है, 15 लाइन के कोड के अंदर भी अगर आप काउंट करोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है, इसमें 11 लाइन का कोड, अगर आप काउंट करोगे तो 11 में से 4 लाइन पी ऑफ एस वी ऑफ एस। ठीक है, ये हमने लाइव एग्जांपल देखा अभी, इट्स एक्चुअली रियल सिनेरियो में भी होता है। ठीक है, अब मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि अगर ये 11 लाइन के कोड में आपके पास 4 बार आया, तो ऑन एन एवरेज यू कैन काउंट कि मैं 1000 लाइन का कोड लिख रहा हूँ। ठीक है, तो कितनी बार आ सकता है? 1000 लाइन के कोड में आपके पास 300 या 400 बार तो आएगा। ठीक है, ऑन एन एवरेज, ज्यादा कम हो सकता है। ठीक है, बट 300 या 400 बार आएगा। अब उस 300-400 बार में किसी भी बार आपने कुछ भी गलत कर दिया, ठीक है, एक भी पी ऑफ एस मिस कर दिया या एक भी बी ऑफ एस मिस कर दिया या कुछ भी उल्टा उल्टा कर दिया, ठीक है, देन इमेजिन क्या प्रॉब्लम, आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि कंटेक्स्ट स्विच तो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ कि भैया वो छोटे कोड में इट वुड वर्क फॉर। ठीक है, आपको भी छोटा कोड समझने के लिए भी बहुत टाइम लग रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर छोटे से मान लो 10 लाइन का कोड है, उसको भी किस तरह से कहा करते हैं जो दो प्रोसेस के बीच में, ठीक है, उसमें भी समझने में टाइम लगता है। अब तो रियल सिनेरियो में बहुत सारी प्रोसेसेस होती है, पहली बात तो। ठीक है, दूसरी बात, हर एक प्रोसेस का कोड 1000 लाइन से तो ज्यादा ही होता है। ठीक है, so you imagine the scenario कि भी इस सिनेरियो में it would be linked to a lot of, okay, so that's why I can say semaphore is a good solution for small piece of code. इतना इंसान समझ सके, okay, but not proper for language. ठीक है, क्योंकि कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि भैया मैं 1000 लाइन का कोड लिखूंगा, मैं पक्का गारंटी से बोलता हूँ कि कुछ गड़बड़ नहीं। ठीक है, और ये 1000 लाइन का कभी लाख में भी कन्वर्ट हो सकता है, नॉट। ठीक है, तो कोई भी ऐसी गारंटी से नहीं बोल सकता, क्योंकि बहुत सारी प्रोसेस कहीं पे भी कंटेक्ट हो सकती है, कहीं पे भी फेलियर हो सकती है। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन समझने में इतना टाइम लग रहा था फॉर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, then रियल वर्ल्ड में इट वुड टेक इवन मोर। ओके, सो this would not be a proper solution for lengthy, you can say that. That's why we had come up with an optimal solution, which is basically monitor. ठीक है, अब मॉनिटर क्या होगा? मॉनिटर बेसिकली एक कॉमन पीस ऑफ कोड है, यू कैन से अ कॉमन क्लास, कॉमन फंक्शन, या कॉमन कोई भी एंटिटी बोल दो, कॉमन स्ट्रक्चर, कुछ भी एंटिटी बोल दो उसको। इट्स अ कॉमन पीस ऑफ कोड हैंडलिंग, ठीक है, तो अब तक का सीन क्या था, ध्यान से समझना कि प्रोसेस P1 है, उसके अंदर खुद के पी ऑफ एस आएगा, बी ऑफ एस। ओके, प्रोसेस P2 है, उसके अंदर खुद का पी ऑफ एस आएगा, बी ऑफ एस। ऐसे बहुत सारी प्रोसेस है। ठीक है, अगर कोई कॉमन पर्टिकुलर पी ऑफ एस बी ऑफ एस वाला चीज है, तो हमने क्या किया, ये पी ऑफ एस बी ऑफ एस का कोड हटाकर एक स्ट्रक्चर या तो फिर एक क्लास या तो फिर एक ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, दिस इज बेसिकली अ मॉनिटर स्ट्रक्चर। अब उसको स्ट्रक्चर डेटाबेस बोल सकते हो, अगर जावा या पाइथन को फॉलो करना चाहते हो तो क्लास बोल सकते हो,
ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, अगर आप किसी और एडवांस लैंग्वेज लाइक स्काला गो को फॉलो करना चाहते हो तो ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। बेस्ड ऑन द डिफरेंट डिफरेंट सी को फॉलो करना चाहते हो तो स्ट्रक्चर। बेस्ड ऑन द डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने एक कॉमन स्ट्रक्चर बना दिया, दिस इज द कॉमन स्ट्रक्चर जिसमें सिर्फ एक ही बार पी ऑफ एस और वी ऑफ एस। ठीक है, तो कोई भी प्रोसेस इंडिविजुअली ये पी ऑफ एस वी ऑफ एस नहीं। ओके, सो व्हाट इज द सिनेरियो, जब भी किसी प्रोसेस को whenever it requires critical section call monitor। ठीक है, हर एक प्रोसेस पे इंडिविजुअल कोड करने से बेहतर है हम एक ग्लोबल मॉनिटर बना देंगे सभी प्रोसेस के बीच में जो खुद ब खुद ये काम करे और पी ऑफ एस नहीं। तो बेसिकली एक प्रोसेस में मान लो कि आप 50 बार पी ऑफ एस लिख रहे हो, ठीक है, आपको 50 बार नहीं लिखना है, आप एक कॉमन ब्लॉक बना लोगे पी ऑफ एस का और वो 50 की 50 जो ब्लॉक है वो उसी को अंडर। ठीक है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग यहाँ पर 3 प्रोसेस इस कोड को एग्जीक्यूट करनी है पी ऑफ एस। तो मैं इसको एक कॉमन ब्लॉक बना दूँ और इसको कॉमन ब्लॉक। This would be the concept of okay. So we need to identify the common block and we need to place the common block of order। ठीक है, इसके अंदर प्रोसेस से स्पेसिफिक थोड़ा डायनामिक मैनिपुलेशन भी हो सकता है, बट ये हम बाद में देखेंगे। बट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि अगर आप उसको हर एक प्रोसेस में करने की कोशिश करोगे वेरी मच लेंथी और कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन आप उसने एक पर्टिकुलर ब्लॉक पे ये काम किया तो दिस विल बी अ वेरी एफिशिएंट। ठीक है, और इसी तरीके से टुडेस मल्टीपल प्रोसेसेस आर ओके। So this is the funda related with the monitor। लेकिन मॉनिटर्स में आप टेंशन मत लेना, बेसिकली इट विल नॉट बी आस्क्ड मच इनसाइड द गेट। ये गेट में आपको ज्यादा नहीं पूछा जाएगा क्योंकि दिस इज अ लिटिल बिट एडवांस कंसेप्ट। ठीक है, इसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल वाला काम है, so it will not be asked inside the gate immediately। So for now don't worry about this particular monitor, but the concept is simple। ये बेसिक कंसेप्ट आपको पूछ सकते हैं कि why monitor was introduced even though we have an efficient solution called semaphore। Okay, the semaphore is fine for the small code, even for a lengthy code if you can guarantee कि हाँ भाई मैं पक्का लिख दूंगा, मैं आइंस्टाइन जैसा हूँ, ठीक है, then it's not a problem। लेकिन हर कोई आइंस्टाइन नहीं होता, that's why we are using। Okay, everybody able to understand the flow related to monitor। Okay, एक और चीज जो हमें समझनी है which is related to the classic OS flow। ओके, तो हमने अब तक जितना भी सिंक्रोनाइजेशन का काम, सिंक्रोनाइजेशन एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि भैया रेस कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन दिस। हमने अब तक सिर्फ जेनरिक प्रॉब्लम सॉल्व किया, अब हम लोग उसकी कुछ रियल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। दिस आर द रियल प्रॉब्लम। रियल प्रॉब्लम कैसे है, जैसे प्रोड्यूसर, उसको बाउंडेड बफर प्रॉब्लम भी कहते हैं। सेकंड, रीडर्स पैटर्न। थर्ड is basically you can consider dynamic। Okay, so these are the common problems which is happening because of the synchronization। These are the common issues in any operating। Okay, समझते हैं ये प्रॉब्लम क्या है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या है, उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, होता क्या है, मान लो
कि कल संडे है, लेकिन है ही कल संडे, मानने की जरूरत नहीं है। अभी कोविड से थोड़ा बहुत लाइटन हुआ है सिनारियो। ओके, तो आप लोग कहीं पे मॉल में कुछ शॉपिंग करने गए, ठीक है, थोड़ा बहुत मॉल में थोड़ा बहुत ओपन हुआ है, या कहीं पे शॉपिंग करने गए, इच्छा होगी, ठीक है। तो आपके पास एक रैक पड़ी मॉल में या कहीं पे शॉप पर, उसमें कुछ आइटम्स पड़ी, ठीक है, जैसे कि आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, ठीक है, कुछ भी आइटम ले लो, जो भी आपको पसंद है वो आइटम पड़ी। ओके, अब हमारे पास दो प्रोसेसेस है, यहाँ पे प्रोसेस के हिसाब से समझ लो। वन इज द प्रोड्यूसर प्रोसेस, जो आपका, आप जहाँ पे भी जा रहे हो उसका, अगर मॉल में जा रहे हो तो मॉल का कोई बंदा है, ठीक है, और कहीं शॉप पे जा रहे हो तो शॉपकीपर है, या फिर जो भी बंदा वहाँ पे काम करते हैं वो, एक वो लोग है, एक कंज्यूमर, ठीक है। एक तो आप जा रहे हो, आपके अलावा कोई और भी जा सकते हैं, किसी और को भी इच्छा हो सकती है कि भैया मुझे कुछ शॉपिंग करने जाना है। ओके, तो होता क्या है कि देयर कैन बी मल्टीपल प्रोड्यूसर, मल्टीपल कंज्यूमर, वहाँ पे भी दो तीन लोग काम कर सकते हैं, वो लोग मीटर को फिल कर सकते हैं, मतलब आइटम को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और कंज्यूमर, तो होता क्या है, कंज्यूमर का काम क्या है, कुछ कंज्यूम किया है, ठीक है, मतलब आप उस आइटम को लोगे, आप शॉपिंग करने जा रहे हो, मान लो कि ये बिस्किट के पैकेट है, ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये बिस्किट के पैकेट है, आइटम 1 2 3 4 5, तो आप एक लोगे, दो लोगे, तीन लोगे, चार लोगे, पाँच। प्रोड्यूसर क्या करेगा, इट विल कीप द आइटम, मतलब वो आइटम को ऐड करता जाएगा पीछे। जैसे उसको देखा कि हाँ भाई खाली है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं लेने के लिए, हमें फटाफट उसका ऐड कर दूँ, उसका स्टॉक भी फटाफट मिल जाए, ठीक है, उसका भी प्रॉफिट कमाना है, आपको भी अपना करना है। अब होता क्या है प्रॉब्लम, समझ, एट ए टाइम मेरे पास 5 आइटम है, ओके, एट ए टाइम मेरे पास 5 आइटम है, ओके। अब प्रोड्यूसर ने देखा कि भैया थोड़ा खाली है, प्रोड्यूसर ने देखा कि थोड़ा खाली है, ये 5 आइटम प्रोड्यूसर ने भी रीड किया और कंज्यूमर ने भी रीड। प्रोड्यूसर ने देखा कि हाँ भैया थोड़ा खाली है अपने पास, तो मैं एक और आइटम को प्लेस कर देता हूँ, उसके पास एक और आइटम है, उसने प्लेस कर दिया आइटम, ओके। तो ये आइटम उन्होंने प्लेस कर दी, और आपने भी देखा कि भी चलो आपके पास भी, मुझे भी बिस्किट चाहिए, खाने का मन हुआ है कुछ भी, तो आपने एक आइटम को रिव्यू कर दिया, ओके, यू हैड कंज्यूम्ड वन। अब हुआ क्या, प्रोड्यूसर के पास 5 था, उसने एक आइटम को रखा, तो वो क्या समझेगा कि अभी रैक में 6 आइटम, क्योंकि उसने एक आइटम को प्रोड्यूस किया, उसने ऐसी आइटम को डाला, उसने देखा 5 आइटम है, एक आइटम में एक्स्ट्रा रैक खाली है थोड़ा, तो मैं भर देता हूँ, तो 6 आइटम हो गई उसके ही। आपने क्या देखा, 5 आइटम है, आपने एक कंज्यूम किया, ठीक है, आपने क्या किया, एक कंज्यूम की, आपने बोला कि भैया पहले 5 थी, मैंने एक उठा ली, तो अब बचा कितना। So according to producer, we are having 6 items in this particular rack. According to the consumer, we are having 4 items. ठीक है, एक्चुअल में कितनी आइटम्स है, 1 2 3 4 5, अगर मैं देखूंगा एक्चुअल में, क्योंकि एक बढ़ी एक कम हुई, तो द एक्चुअल वी आर हैविंग 5 items. ये वापस अगर जब रीड करेंगे तब उनको आइडिया आएगा कि भैया ये 5 आइटम है। तो द प्रॉब्लम इज व्हाट, प्रोड्यूसर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते जाता है, कंज्यूमर कंज्यूम करते जाता है, ओके, और दैट कैन बी द डिफरेंस इन वैल्यूज फॉर मी, ठीक है। अब प्रोड्यूसर होगा, वो किसी अपने बंदे को बोलेगा अरे यार रैक तो फुल था, मैंने 6 भर दिया, अभी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई कंज्यूमर होगा, वो बोलेगा यार रैक तो खाली था, अभी 4 ही आइटम है 6 की जगह पर, तो आप नहीं ले सकते, ठीक है। तो समझ लेंगे, किसी को अगर 5 आइटम चाहिए और सर कोई कंज्यूमर को पूछता है, वो आपको पूछता है कि भाई साहब कितनी आइटम है, वो आप देखते हो 4 आइटम है, तो बेसिकली वो कोई आपको पूछेगा कि बोलेगा 5 आइटम है, मैं तो नहीं ले सकता, अभी 4 ही आइटम उसके अंदर है, ठीक है। तो दिस वुड बी दी प्रॉब्लम हियर, दोनों की डेटा सिंक में नहीं। द इश्यू इज व्हाट, बेसिकली द डेटा
is not synced with both. ठीक है, तो प्रोड्यूसर इज प्रोड्यूसिंग, कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग, दो अलग अलग प्रोसेसेस है, पर डेटा दोनों में सिंक पे नहीं है, अ कॉमन विल बी कॉमन. ओके, एवरीबॉडी एबल टू अंडरस्टैंड द फ्लो? क्या प्रॉब्लम हो रहा है प्रोड्यूसर कंज्यूमर में? एक इंसर्ट हो रहा है, एक रिमूव हो रहा है, लेकिन दोनों के पास डेटा सिंक पे नहीं. ओके, तो द कंसेप्ट इज सिंपल. सॉल्यूशन कैसे करेंगे? जब अगर कोई एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, तब कंज्यूमर को वेट करना पड़ेगा. ओके, अगर कोई प्रोड्यूसर यहाँ पे इंसर्ट कर रहा है तो कंज्यूमर को वेट करना पड़ेगा. अगर कोई कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है तो प्रोड्यूसर को वेट. ठीक है, so this would be a simple solution using semaphore of this producer. ओके, तो एक बार समझने की कोशिश करो कैसे हम लोग इसको कर रहे हैं. तो प्रॉब्लम क्या था कि हमारे पास एक प्रोड्यूसर था, एक कंज्यूमर था. ओके, लेकिन प्रोड्यूसर भी मल्टीपल हो सकते हैं, कंज्यूमर भी मल्टीपल. ठीक है, तो इस लॉजिक को ध्यान से समझने की कोशिश करो. हमारे पास म्यूटेक्स करके एक वेरिएबल होगा, एम्प्टी और फुल ये डेटा होगा. एम्प्टी और फुल क्या बताएगा? ये काउंटिंग सेमाफोर है जो बताएगा कि जो बफर है इसको हम कंसीडर कर लेते हैं बफर. वो अभी एम्प्टी है या फुल. अगर एम्प्टी हुआ तो इट इज एन एम्प्टी बफर, फुल हुआ तो ये. ठीक है, तो हमने इनिशियली ये कंसीडर करके रखा है कि इनिशियली कुछ भी फुल नहीं है, पूरा एम्प्टी. ओके, तो क्या होगा? प्रोड्यूसर का सबसे पहले काम आएगा, उसको यहाँ पे देखना है. सबसे पहले क्या होगा? डाउन को यू कैन कंसीडर डाउन इज सेम एज वेट. ओके, एंड अप इज सेम एज इन. ओके, तो वी आर हैविंग अ प्रोड्यूसर. वो क्या करेगा? आइटम को प्रोड्यूस करेगा. वो एम्प्टी को डाउन करेगा, मतलब जो एन की वैल्यू होगी वो -1 कर देगा उसमें, और म्यूटेक्स को डाउन करेगा. और फिर ये उसका क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल रीजन बोलते हैं इसको, क्रिटिकल रीजन है. ठीक है, और सिमिलरली कंज्यूमर क्या करेगा? जब भी वो किसी चीज को कंज्यूम करेगा, पहले वो फुल को डाउन करेगा. ठीक है, फिर म्यूटेक्स के बेस पर वो क्रिटिकल रीजन में एंटर करेगा. उसके बाद वो एम्प्टी को ऑफ करेगा, मतलब एम्प्टी को सिग्नल करेगा, एंड देन इट विल कंज्यूम. ये जैसे ही आइटम को पुट करेगा उसके बाद वो फुल को, मतलब इट विल add a particular new. Okay, so mutex is used for producer और consumer issue. ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करो. म्यूटेक्स करके जो वेरिएबल है, जो बाइनरी सेमाफोर है, जब कोई पर्टिकुलर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो दूसरा प्रोड्यूसर सेम टाइम पे प्रोड्यूस नहीं करता. ओके, म्यूटेक्स इज अ बाइनरी, तो या तो 0 या तो 1 की चीज होगी. तो दिस इज बेसिकली फॉर द प्रोड्यूसर और कंज्यूमर. ठीक है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको बोला कि आप कहीं पे शॉप करने जाते हो, तो जरूरी नहीं कि आप अकेले जाओगे बस. देयर कैन बी मल्टीपल कंज्यूमर्स. सिमिलरली आप जहाँ पे जाते हो वहाँ पे जरूरी नहीं कि एक ही बंदा होगा जो बढ़ रहा है. देयर कैन बी मल्टीपल प्रोड्यूसर्स. तो एट अ टाइम अगर कोई पर्टिकुलर प्रोड्यूसर किसी भी चीज को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो उसको म्यूटेक्स की वैल्यू 0 करनी है, और प्रोड्यूस कर इंसर्ट करने के बाद ही उसको म्यूटेक्स की वैल्यू बढ़ानी. सिमिलरली कोई भी कंज्यूमर अगर उसको ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो उसको हमेशा म्यूटेक्स की बेस पर ही उसको कंज्यूम. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर दो अलग अलग कंज्यूमर है, दो अलग अलग प्रोड्यूसर है, दोनों के बीच में सिंक का प्रॉब्लम है. ठीक है, दोनों के ऊपर डेटा प्रॉपर है.
ये होगा क्या, प्रोड्यूसर में प्रॉब्लम क्या रहता है, पहले को लगा कि भैया 5 आइटम है, उसने एक आइटम को भर दिया, उसके लिए 6, और दूसरे को लगा कि भाई 5 आइटम है, उसने भी एक आइटम भर दिया, तो उसके लिए भी 6। मान लो 2 प्रोड्यूसर एक साथ अगर प्रोड्यूस करेगा, तो दिस कैन बी द प्रॉब्लम। अभी क्या करना होगा, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दिस। और एम्प्टी और फुल इज बेसिकली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसर कंज्यूमर। ओके, एम्प्टी फुल is used for producer and consumer। ओके, अगर ये एम्प्टी हुआ, इनिशियली क्या है, एम्प्टी है, एम्प्टी इक्वल टू एन है, एन कोई भी वेरिएबल नहीं, एन इक्वल टू 5, एन इक्वल टू 10, जितना भी बफर साइज है उसे टेक सकता है। इनिशियली एम्प्टी की वैल्यू एन है, तो उसने उसकी वैल्यू, मान लो एन की वैल्यू 10 है तो 9 कर दिया, फिर म्यूटेक्स की वैल्यू 0 कर दिया और आइटम को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अगर फुल की वैल्यू 0 है तो ये वेट करेगा, जब तक ये पहला फुल भर नहीं जाता कंज्यूमर विल बी। ठीक है, जैसे ये फुल भर जाता है उसके बाद कंज्यूमर से। ओके, तो मल्टीपल कंज्यूमर्स मल्टीपल प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं, दिस वुड बी द कांसेप्ट। ठीक है, प्रोड्यूसर नहीं पता चला, देखो भाई सिंपल लॉजिक है, ध्यान से समझो। दो बंदे हैं, दोनों की दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, जिसको भी नहीं समझ आया प्रोड्यूसर या कंज्यूमर, एग्जांपल से समझाता हूँ। आपके पास बफर है, ठीक है, मान लो कि आप कहीं पे काम करते हो, ठीक है, यू आर अ प्रोड्यूसर। ठीक है, बफर में बेसिकली अभी तक मेरे पास 5 आइटम है। ठीक है, लेट्स से I1 से लेकर I5 5 आइटम आपके पास है। ठीक है, आप कहीं पे काम करते हो, आप और आपके दोनों फ्रेंड, आप और आपके कोई फ्रेंड है, दोनों काम करते हो। आपने देखा कि भैया 5 आइटम है, मैं एक प्रोड्यूस कर देता हूँ तो मेरे पास हो जाएगी 6। आपके फ्रेंड ने भी देखा 5 आइटम है, मैं एक प्रोड्यूस कर देता हूँ, हो जाएगी 6। ठीक है, दिस इज यू, दिस इज योर। अब होगा क्या, आपके और आपके फ्रेंड दोनों के दिमाग में है 6 आइटम, लेकिन दोनों ने एक एक आइटम भरी। ठीक है, ये आपने भरी, ये आपके फ्रेंड ने भरी, तो टोटल एक्चुअल में 7 आइटम। ओके, एक्चुअली देयर आर 7, लेकिन दोनों को लग क्या रहा है, दोनों को लग क्या रहा है कि हमारे पास 6 आइटम। दिस वुड बी द प्रॉब्लम ऑफ प्रोड्यूसर। ठीक है, दिस इज द एक्चुअल। तो हमने क्या किया, सिंपल, एक म्यूटेक्स लगा दिया। अगर आप कुछ प्रोड्यूस करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, पहले म्यूटेक्स की वैल्यू 0 करोगे। ठीक है, ध्यान से देखो, इतना पोर्शन ऑफ कोड को देखना। आपने क्या किया, अगर कुछ प्रोड्यूस करना है तो पहले म्यूटेक्स की वैल्यू 0 कर दी, 1 की 0 कर दी। ओके, आप इंसर्ट कर रहे हो, मतलब आपने 5 का 6 कर दिया। ओके, इंसर्ट आइटम पे गए, वो रीड करेगा कि भी कितनी आइटम है, फिर वो इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, और फिर म्यूटेक्स की वैल्यू बढ़ी। अब उसी टाइम पर अगर आपका फ्रेंड भी उसको प्रोड्यूस करना चाहता है तो म्यूटेक्स 0 की वजह से वो इधर ही ब्लॉक हो गया। ओके, वो इंसर्ट नहीं कर पाएगा, और जैसे आप म्यूटेक्स को ऑफ कर दोगे उसके बाद ही वो इंसर्ट कर पाएगा, और उसको पता चल जाएगा कि भैया आइटम 5 नहीं 6, आपने ऑलरेडी एक इंसर्ट कर दी, तो आइटम 6 है। ओके, इट्स नॉट 5, 6। दिस सॉल्यूशन बाय। दूसरा प्रॉब्लम समझ लेते हैं, एक रीडर साइडर। अगर जरूरत पड़ा तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर पे वापस आएंगे। जब एक दो प्रॉब्लम समझोगे ना इसी टाइप के, तो आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया आ जाएगा कि कैसा है कि रीडर साइडर प्रॉब्लम क्या कहता है। ठीक है, इसमें भी हमारे पास मल्टीपल टाइप की सर्विसेज है। ठीक है, वी आर हैविंग रीडर एंड राइटर। ठीक है, दो चीजें हमारे पास। अब राइटर का काम क्या है, टू राइट इन दी डीबी फाइल, जिसमें उसको राइट करना होता है। रीडर का काम क्या है, टू रीड, इसका काम क्या है, टू रीड। ठीक है,
अब multiple reader at the same time can read. Okay, multiple reader can read at same time. But multiple writer cannot do that. Multiple writer cannot write at same time. ओके, तो मल्टीपल रीडर उसको रीड कर सकता है सेम टाइम पे, बट मल्टीपल राइटर कर, अगर कोई राइटर राइट कर रहा है, ओके, व्हाइल राइटिंग नो रीडर कैन रीड. ठीक है, क्योंकि अगर उसको कोई रीड कर रहा है और कोई अपडेट कर रहा है उसको, तो उसको ओल्ड डेटा दिखेगा. ठीक है, तो द कंसेप्ट इज व्हाट, अगर कोई पर्टिकुलर रीडर रीड कर रहा है तो मल्टीपल रीडर्स कैन रीड एट द सेम टाइम. अगर कोई राइटर राइट कर रहा है तो रीडर उस टाइम पे नहीं रीड करना पड़ेगा, नहीं रीड करना चाहिए. ओके, और मल्टीपल रीडर रीड कर सकते हैं, मल्टीपल राइटर्स राइट नहीं. only one writer can write it. So it is like a somewhat different problem as compared to the producer. Producer consumer में क्या था, मल्टीपल प्रोड्यूसर नॉट एट द सेम टाइम, मल्टीपल कंज्यूमर नॉट एट द सेम. लेकिन यहाँ मल्टीपल रीडर्स कैन एट द सेम टाइम, बट मल्टीपल राइटर्स कैनॉट बी एट द सेम. ओके, तो ये थोड़ा सा यू कैन अंडरस्टैंड द कोड, किस तरह से ये कोड हो रहा है. तो हमारे पास क्या है, म्यूटेक्स करके एक वेरिएबल है, और db मतलब एक पर्टिकुलर वेरिएबल है विच इज एक्सेस कंट्रोल टू द डेटा. ओके, rc मतलब होता है रीडर काउंट. rc मतलब यू कैन कंसीडर इट्स अ रीडर. ओके, ध्यान से ये सॉल्यूशन को एक बार देखो क्या कर रहे हैं. म्यूटेक्स, म्यूटेक्स एक पर्टिकुलर सेमाफोर है विच इज बेसिकली अ पर्टिकुलर बाइनरी सेट. ठीक है, तो म्यूटेक्स एक बाइनरी सेमाफोर. ठीक है, कहता है अगर कोई रीडर आया, ध्यान से समझो, तो सबसे पहले वो म्यूटेक्स की वैल्यू 0 है. अगर कोई रीडर आया तो वो म्यूटेक्स की वैल्यू पहले 0 करेगा, आरसी की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा 1. ठीक है, वो किसकी वैल्यू को करेगा 1, आरसी की वैल्यू वो 1 से इंक्रीमेंट करेगा. अगर आरसी की वैल्यू 1 है, ठीक है, मतलब वो पहला रीडर है, तो डीबी को डाउन करेगा. डीबी को डाउन का मतलब क्या हो गया कि ये पहला रीडर है, पहला रीडर आ चुका है, अब राइटर शुड, डीबी इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ राइटर. राइटर बहुत सिंपल है, राइटर क्या करेगा, डेटा को देखेगा, जब भी उसको राइट करना है तो डीबी की वैल्यू को ऊपर वो -1 कर देगा और वो राइट, और जैसे उसका राइटिंग खत्म हो गया वो डीबी को कर देगा. तो राइटर बहुत सिंपल है, हमारे पास सिर्फ एक ही राइटर हो सकता है, तो उसने क्या किया, वेट डीबी, ओके, राइट ऑपरेशन, देन अगेन सिग्नल. जैसे राइट खत्म हो गया उसने डीबी को सिग्नल कर दिया, मतलब बेसिकली डीबी की वैल्यू बढ़ा दी. मतलब जब एट अ टाइम एक राइटर एग्जीक्यूट कर रहा है उस टाइम पे कोई और राइटर नहीं. ओके, दैट्स द स्टैंडर्ड रूल ऑफ अ राइटर. रीडर क्या करेगा, पहले उसको म्यूटेक्स डाउन करेगा, रीडर की काउंट बढ़ाएगा. अगर ये पहला रीडर है तो डीबी को डाउन करेगा. अगर ऑलरेडी उस टाइम पर कोई पर्टिकुलर राउट राइटर राइट कर रहा है तो डीबी की वैल्यू कितनी होगी, 0. ठीक है, तो इट विल बी 0. अगर उस टाइम पे, ध्यान से समझ लो, जिस टाइम पे कोई रीडर आया, डाउन मतलब वेट, डाउन का मतलब हो गया वेट, उस टाइम पे अगर कोई पर्टिकुलर रीडर आया, ठीक है,
तो वो उसकी वैल्यू क्या कर देगा, 0 करेगा। ऑलरेडी अगर किसी ने इसकी वैल्यू 0 करके रखी है, किसी ने, मतलब कौन करेगा, राइटर करेगा। मतलब राइटर राइट कर रहा है तो ऑलरेडी 0 करके रखी है, तो ये देखते हैं। अगर 0 करके नहीं रखे, मतलब कोई भी राइटर अभी राइट नहीं कर रहा है, तो वो इसकी वैल्यू को 0 करेगा। फिर म्यूटेक्स को ऑफ करेगा। म्यूटेक्स को ऑफ करने का रीजन क्या है कि दूसरे रीडर्स को भी वो अलाउ करना चाहता है। ठीक है, दिस मीन्स व्हाट, इट अलाउज अदर रीडर। ठीक है, क्यों अलाउ कर सकता है, क्योंकि हमने क्या बोला था कि भैया एक रीडर अगर राइट कर रहा है और कोई राइटर, सॉरी, एक रीडर अगर रीड कर रहा है, कोई राइटर राइट नहीं कर रहा, वो कैसे आइडेंटिफाई किया है। ध्यान से 2 मिनट फ्रेंड समझने की कोशिश करना। अगर डीबी की वैल्यू 0 होगी तो पहला ही रीडर इधर इधर वेट करना है। ठीक है, उसने वेट नहीं किया, इसका मतलब सिंपल है कि उसने, और कोई राइटर राइट नहीं कर रहा है, तो उसने म्यूटेक्स की वैल्यू ऑफ की। अब राइटर राइट नहीं कर सकता जब तक डीबी की वैल्यू ये बढ़ा नहीं देता। जब तक डीबी की वैल्यू ये बढ़ा नहीं देता, तब तक कोई राइटर राइट नहीं कर। ठीक है, उसके बाद म्यूटेक्स की वैल्यू ऑफ करके वो रीड करेगी। कितने भी रीडर्स आ सकते हैं, एनी नंबर ऑफ रीडर्स कैन एबल टू रीड। तो बेसिकली रीडर्स का फ्लो बहुत सिंपल है, यहाँ पे ध्यान से समझ लो। पहले उसने म्यूटेक्स पर रीड करनी है। ठीक है, एम मतलब म्यूटेक्स। ओके, उसके बाद उसने आरसी प्लस प्लस कर दिया, मतलब वो सिर्फ एक ही म्यूटेक्स में आ सकता है, एक ही रीडर आ सकता है ऑफ दिस आरसी प्लस प्लस, क्योंकि ये म्यूटेक्स की वैल्यू 0 कर देगा। ओके, उसके बाद अगर आरसी 1 है, मतलब अगर पहला रीडर है इसकी तो क्या देगा, वेट टू डी। मतलब वो भी किसको बोल रहा है, राइटर को वेट करने का बोल रहा है, राइटर टू वेट, क्योंकि भाई रीडर आ चुके हैं फॉर रीडिंग। उसके बाद इट विल सिग्नल दिस म्यूटेक्स। तो एम की वैल्यू उसमें 1। ओके ओके, तो ध्यान से समझने की कोशिश करो। जैसे ही वो रीड करेगा, जैसे ही उसने पहले रीडर ने रीड करना खत्म किया, मतलब कोई भी एक रीडर ने रीड करना खत्म किया, वो डाउन करेगा और आरसी की वैल्यू -1। ओके, यहाँ से रीडिंग का ऑपरेशन स्टार्ट होगा, दिस इज बेसिकली द क्रिटिकल सेक्शन व्हिच इज। ओके, जैसे ही जैसे ही पहला रीडर या कोई भी रीडर अपना काम खत्म करेगा, वो आरसी की वैल्यू -1 करता जाएगा, -1 करता जाएगा। जैसे ही आरसी की वैल्यू 0 है, 0 का मतलब क्या हो गया कि और कोई रीडर नहीं है। ओके, जैसे ही आरसी की वैल्यू 0 है, वो डीबी को ऑफ कर देगा, मतलब डीबी को बोल देगा कि भैया अब तुम, यू कैन एबल टू राइट। सारे रीडर ने रीडिंग का काम खत्म। उसके बाद वो वापस म्यूटेक्स को ऑफ करके किसी और, किसी को अगर पर्टिकुलर किसी को यूज करना है, ठीक है, और कोई रीडर को एंटर होना है तो वो एंटर हो सकता है, इसलिए उसने म्यूटेक्स को। ठीक है, जैसे इसका रीडिंग खत्म होगा, उसके बाद तुरंत ये क्या कर देगा, इट विल वेट फॉर म्यूटेक्स। मतलब वापस उसने म्यूटेक्स की वैल्यू 0 कर दी। आरसी माइनस माइनस, अगर आरसी की वैल्यू 0 निकली तो वो क्या कर देगा, इट विल सिग्नल दी राइटर। मतलब वो राइटर को बोलेगा कि राइटर तुम राइट, नॉट अ। ओके, और फाइनली इट विल सिग्नल दी, ताकि अगर कोई और रीडर को आना है तो भी वो आ। ठीक है, so by read count multiple readers are handled, by db reader writer problem. Okay, so for multiple readers, read count and you can say mutex for multiple readers, and db for reader writer. अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग, बट इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करना, काइंडली डोंट मिस इट।
ठीक है, इसको भूल मत जाना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और भूल गए तो पक्का नहीं आ रहा है, गारंटी दूंगा। ठीक है, सीपीयू शिफ्टिंग और वो सब आपको एक बार याद रह भी जाएगा, अगर नहीं भी फोकस किया होगा तो भी। ठीक है, बट ये तो पक्का याद है। ओके,